Do you want to know? तो बच्चा लोग वेलकम टू अवर फिजिक्स लेक्चर। बच्चा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक तो भाई कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, हम उसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री से माइनस ऑफ वेक्टर। फिर हमने देखा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, याद है कुछ रिजोल्यूशन, उसका हम कुछ कंपोनेंट लेते थे एक्स एक्सिस पे, कुछ कंपोनेंट लेते थे वाई एक्सिस पे। हमने क्या किया था कि भाई मान लो कि अगर कोई वेक्टर यहां से जा रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है v, एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, तो ये x भाई जहां पे थीटा बनाता था वहां पे हम लेते थे v cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर पे हम लेते थे v sin थीटा। रिजोल्यूशन, उसके कंपोनेंट्स, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। भाई इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से का है, अ मैन रोज बोट विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ मैन रोज बोट विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, the shoreline makes an angle with 15 degrees south of west. The shoreline, भाई shoreline का मतलब पता है ना, जो नदी का जो किनारा होता है वो। shoreline makes an angle of 15 degree south of west. Obtain the component of velocity of the boat along the shoreline and perpendicular. देखो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने x ले लिया, मतलब y, मतलब भाई ये हो गया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या कहा क्या जा रहा है कि एक आदमी बोट लेके जा रहा है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। बच्चा नॉर्थ वेस्ट मतलब ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट हम कब लेते हैं, सॉरी ये ईस्ट होता है ना और ये वेस्ट। सो भाई नॉर्थ वेस्ट इधर होगा एंड नो ये डायरेक्शन के साथ साथ ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री। हमको पता है जब एकदम सेंटर में से होगा तभी हम नॉर्थ वेस्ट लेते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि जो शोरलाइन है वो 15 डिग्री बना रहा है साउथ ऑफ वेस्ट। भाई साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब ऑब्वियसली साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। ये पूरी शोर लाइन ले लेते हैं, ये शोर लाइन ले लिया, और भाई ये एंगल हमको बोला है 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हमने सीखा हुआ है ना पहले भी कि भाई साउथ मतलब इस तरफ आ रहा है, ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट से होता हुआ, यानी कि वेस्ट के साथ वो डिग्री कितना बना रहा है 15 डिग्री। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, obtain the component of velocity along the shoreline। भाई shoreline के along and इसके perpendicular। बच्चा मैं इसको perpendicular ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको perpendicular मतलब ये आपकी shoreline हो गई, ये इसको perpendicular हो गया, और ये जो velocity है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। एग्री और नॉट? ये आपकी shoreline समथिंग ऐसी, ओके। ये बीच की मैं लाइन बनाता हूं, ये जो बीच वाली लाइन ना वेस्ट, ये वो लाइन बना दी भाई, ये 15 डिग्री, ये 45 डिग्री। मुझे इसका कंपोनेंट यहां पे चाहिए और इसका कंपोनेंट इधर चाहिए। तो भाई ये टोटल एंगल कितना हो गया 45 प्लस 15 60। तो मैं ये क्या करता हूं बीच का हटा के यहां पे अब लिख देता हूं 60। अब तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जहां पे एंगल बना रहा है वहां पे v cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर में v sin थीटा। बस वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई v cos थीटा, v दिया है 18, cos 60, 18 into 1/2, आंसर कितना आ गया 9। सो भाई अलोंग द शोर
उसकी कंपोनेंट होगा 9। यहां पे वैल्यू रख लेते हैं। सो v मतलब 18 sin 60, 18 into √3/2। सो ये कट हो गया 9, आंसर क्या आ गया 9√3। ठीक है, तो भाई इसके एलोंग कितना हो गया 9√3 किलोमीटर पर। ऑब्वियसली यूनिट लगाना जरूरी है भाई, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स घटेंगे। समझ आया बच्चा लोग? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, समझ आया भाई? यस सर। भाई बच्चा लोग, जूने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए यह क्वेश्चन आपको कराया गया था। आगे के टॉपिक जो है वो इससे काफी रिलेटेड है। ठीक है, हरिया चलिए लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की। भाई हमने पहले भी इसके बारे में देखा होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर which has magnitude exactly equal to 1। भाई एक्चुअली बच्चा, ये यूनिट वेक्टर किस काम आता है? भाई यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के काम आता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। बच्चा लोग, एक प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, आप गाड़ी चलाते हैं, हर 4 रास्ते पे, हर गली के आगे साइन बोर्ड लगा होता है, एरो किया होता है। वो एरो क्या दिखाता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। क्या वो आपको ये बताता है कि राइट मुड़ने पे 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेफ्ट मुड़ने पे 5 किलोमीटर पे कुत्ता दिखेगा? ऐसा कुछ बताते हैं? नहीं ना, सिर्फ डायरेक्शन। भाई यूनिट वेक्टर का काम भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही होता है, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? ए कैप से। क्या चीज? ए कैप। और जैसे कि हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड कंपल्सरी 1 होता है। अब क्यों इस वेक्टर का कॉन्सेप्ट बनाया गया? भाई देखो, हम समझते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, ये क्यों जरूरी है। भाई पहले इसकी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा लोग, आज ये जो ए कैप है, ये इसकी डायरेक्शन कंपल्सरी वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगी। सपोज करो कि अगर मैं ऐसा बोलूं z कैप, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? कोई z वेक्टर होगा, कंपल्सरी उसी के डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो कि ये आपका वेक्टर a है, तो बच्चा लोग मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर ले लूंगा जो कि उसी की डायरेक्शन पे होगा। ये दिख रहा है आपको? ये उसी की डायरेक्शन पे होगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड a कैप। अब सिमिलरली अगर मान लो कि z वेक्टर है, तो हम डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है उसमें से उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर पैरेलल ले लिया ना, पैरेलल है तो क्या हो गया, डायरेक्शन तो सेम ही है। सो भाई उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर, तो उसे हम कह सकते हैं z कैप। याद रखना, यूनिट वेक्टर हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके चलिए, अब बच्चा लोग, कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पास 2 चीजें ही होती है। क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो मैं किसी एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से पता लगा सकता हूं। समझ आ रहा है भाई? डायरेक्शन भी हमने लिखा है, किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से बता सकते हैं। अब डायरेक्शन लावे तो लावे कहां से? कैसे डायरेक्शन लावे? तो हमने क्या कर दिया, हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। क्यों यूनिट वेक्टर? अरे भाई डायरेक्शन का डायरेक्शन भी हो जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? 1। भाई आज इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है ना। सो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी करता हूं तो क्या मेरे वेक्टर में कोई चेंजेस आएगा?
बिल्कुल भी नहीं भाई, 1 इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मैथ्स में पढ़ रखा है हम लोगों ने। इसीलिए इसीलिए इस वेक्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भाई अगर किसी भी वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है उसके डायरेक्शन के साथ, तो हम इस तरीके से करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, अब यहां से a कैप की अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। भाई ये याद रखना, देखो देखो ये वेक्टर a आया, इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, ये नीचे भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, इसका डायरेक्शन। भाई ऐसे भी तो समझा जा सकता है ना, ये वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट गया, बचा क्या, सिर्फ डायरेक्शन। तो बच्चा ये फॉर्मूला हो जाएगी आपके यूनिट वेक्टर की। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? हमेशा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यहां तक समझ आया बच्चा लोग? पिक्चर क्लियर हुई यहां तक? यस सर। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। भाई सपोज करो कोई एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मैं बोल देता हूं 3। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर देना है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं a। तो भाई यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसको कैसे देंगे, इसको कैसे बताओगे भाई? तो भाई यहां पे हम ऊपर लिख लेंगे 3, नीचे 3, ऊपर और नीचे 3 लिख लेंगे, राइट है, बिल्कुल राइट है। तो कट कट के क्या 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी वेक्टर को दिखाना है तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा 3a कैप। भाई देखो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया भाई यहां तक? यस सर। ओके, अब बच्चा लोग फिजिक्स के अंदर जनरली 3 ही डायरेक्शन, ठीक है भाई, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ये सब तो भाई हमको पता है क्या डायरेक्शन है, लेकिन जनरली फिजिक्स के अंदर 3 डायरेक्शन ली जाती है। 2D की बात करूं तो 2 डायमेंशन ली जाएगी, 3D की बात करूं तो 3 डायमेंशन। देखो कैसे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई तो ये तो डायरेक्शन हो गया, और एक तीसरी भी एक्सिस होती है जेड एक्सिस। देखो ये जेड एक्सिस कैसी होगी बेटा, मैं 3D की बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशन। तो जेड एक्सिस जो है आपकी ऐसे बाहर आते हुए लिखेगी, ऐसे बाहर आते हुए। देखो मैं आपको फिर भी एक अच्छे से एग्जांपल बताऊं। भाई ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई आपकी x एक्सिस, तो आपकी z एक्सिस कुछ ऐसे बन जाएगी। ये हो गया आपका 3D स्ट्रक्चर। देखिए x y z। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो भाई आप इसको x इसको y, और देखो ये पेन पीछे आ रही है, ये पेन पीछे आ रही है, तो भाई माइनस z भी होता है। जैसे x एंड माइनस x होता है, y एंड माइनस y होता है, सिमिलरली z और माइनस z भी होता है। ठीक है, सो ये 3 डायरेक्शन के ऊपर ही फिजिक्स डील करता है, एंड इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। भाई ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ऐसे डायरेक्शन जिसके बीच में 90 डिग्री हो। तो भाई x y z तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करते हैं, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। अब बच्चा लोग देखो क्यों ऐसा किया गया, क्यों साउथ नॉर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम यूज कर रहे थे उसको आगे नहीं फॉलो किया गया, क्यों इसी को आगे फॉलो किया गया। तो बच्चा लोग आप किसी भी चीज को ले लो, सपोज करो मैं भी एक रूम में खड़ा हूं, आप एक रूम में चले जाओ, रूम के किसी कोने को देख लो, उस कोने से एक लाइन ऊपर जाएगी, एक नीचे वाला कोना ले रहा हूं, तो एक लाइन ऊपर जाएगी, एक लाइन यूं जाएगी, एक लाइन मतलब जिसको हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कहते हैं। सो ये लेंथ क्या हो गया आपकी x एक्सिस, ब्रेड्थ के ये हाइट क्या हो गई आपकी y एक्सिस,
एंड ये क्या हो गया आपका z एक्सिस। आप कोई भी चीज उठा लो तो वहां पे x y z को बनाना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट। इसीलिए फिजिक्स में हमेशा ऑर्थोगोनल डायरेक्शन होता है। अब अगर मान लो भाई ऐसा जरूरी है कि हर वेक्टर इधर ही जाए, भाई वेक्टर बीच में इधर 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 कहीं भी जा सकता है ना। सपोज करो कि हमारा वेक्टर यहां से कहीं चला गया, तो हम क्या देंगे भाई, इसके कंपोनेंट लेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये बताते हैं अगर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में कहीं पे जा रहा है तो अब हम ये बताएंगे कि आपका वेक्टर x और z दोनों में आगे बढ़ रहा है। देखो x में भी आगे बढ़ रहा है एंड z में भी आगे बढ़ रहा है, यानी कि किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर सपोज किसी x या y x या z के बीच में है तो उसकी डायरेक्शन x की मदद से और z की मदद से, दोनों की मदद से दिखाया जाएगा। डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूनिट वेक्टर का। इसका मतलब अब जरूर ये थी कि भाई x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर चाहिए था, y एक्सिस के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर चाहिए था एंड z के डायरेक्शन में। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया कि भाई x के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया और उसको नाम दे दिया i कैप। x के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया और नाम क्या दे दिया i कैप। तो अब सपोज करो कि अगर ये वेक्टर c है, अगर ये वेक्टर c है और ये एंगल बना रहा है यहां से थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, cx, क्या बोलूंगा, सॉरी cx, c का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में। भाई जहां थीटा बनता है वहां पे, जहां थीटा बनता है वहां पे मैं c cos थीटा, c cos थीटा। सिमिलरली ये z के डायरेक्शन में है तो मैं बोल दूंगा cz इज इक्वल टू c sin थीटा। भाई 90 डिग्री है तो sin थीटा ही हो जाएगा, वो तो हमने पहले से ही देख रखा है। लेकिन अगर ये तो सिर्फ कंपोनेंट आया ना, मुझे तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे भाई, हमने क्या देखा था, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यही देखा था ना। सो ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में है तो हम साथ में लगा देंगे i कैप, z के डायरेक्शन में है तो बच्चा लोग z के लिए सिंबल यूज किया जाता है k कैप। क्या सिंबल यूज किया जाएगा, k कैप। तो भाई इसके आगे हम लगा देंगे k कैप। सिमिलरली अगर y है तो y के डायरेक्शन में यूज किया जाता है j कैप। स्मॉल i k j तीनों स्मॉल में होना चाहिए। सपोज करो कि भाई मैं यहां कोई वेक्टर ले लेता हूं, इसको नाम देता हूं, चलो क्या नाम देवे, s, कोई नवा नाम ले लेते हैं मजेदार वाला। तो भाई इसके कंपोनेंट्स कहां होंगे, एक x की तरफ होंगे एंड एक y की तरफ होंगे। भाई इस बार मैं एंगल यहां बना लेता हूं, एंगल तो कहीं भी बन सकता है और जहां एंगल बने वहां पे cos। तो बच्चा हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये y हो गया और ये x हो गया, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, sx, सॉरी sy, जहां पे एंगल बना वहां पे s cos थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कहां पे है, j कैप, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसके बाद एक और चीज बताता हूं, और ये हो जाएगा आपका sx इज इक्वल टू s sin थीटा। भाई ये 90 डिग्री पे है, सो 90 डिग्री पे sin थीटा मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। अच्छा ये बात तो हो गई कंपोनेंट्स की, लेकिन जब मुझे पूरा वेक्टर दिखाना हो, भाई मुझे पूरा एक वेक्टर दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा। भाई ये तो हमने यार c के कंपोनेंट लिए या तो s के कंपोनेंट लिए, तो कंपोनेंट ना वेक्टर नहीं है। तो अगर मुझे वेक्टर दिखाना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना मैं जो लिखने जा रहा हूं, वेक्टर c इज इक्वल टू, ये कहां पे है, x में और z में, तो ये हो जाएगा cx प्लस cy, हाँ सॉरी cz। c कहां पे है, x और z के बीच में, उसका x कंपोनेंट उसका z कंपोनेंट,
तो जो वेक्टर सी है उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, दो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, एक एक्स के डायरेक्शन में, दूसरी जेड के डायरेक्शन में। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। इसका मतलब देखो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर c इज इक्वल टू cx कितना है, c cos थीटा i कैप प्लस c sin थीटा k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वेक्टर दिखा सकते हो। इन जनरल फॉर्म आपके बुक में ऐसा लिखा जाता है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y। मतलब इसका कंपोनेंट x के डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट y के डायरेक्शन में। ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चा लोग, तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन से डायरेक्शन में है। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो भाई देखो, ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो सॉरी ये वाला, ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो x डायरेक्शन का है, ये मैग्नीट्यूड z का है। लेकिन ओवरऑल किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, भाई हमारी जूनी फॉर्मूला कैसे था, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट। भाई रिजल्टेंट कैसे देते थे हम लोग, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। भाई प्लस 2ab cos थीटा करोगे, cos थीटा का मतलब थीटा क्या हो जाएगा 90। देखो थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल ना, तो हमने कौन सा वेक्टर लिया है x और y डायरेक्शन, तो भाई उन दोनों डायरेक्शन के 90 डिग्री होता है, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो वो पूरा टर्म उड़ गया, बचेगा क्या, सिर्फ इतना। इसका मतलब अगर मुझे ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, ये जो वेक्टर c है ना इसका मैग्नीट्यूड, देखो ये तो जनरल टर्म है, ये तो फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, इसकी मदद से मैं ये निकालता हूं। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, x z c cos थीटा का स्क्वायर प्लस c sin थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां लिख लो c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट। c स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, उसकी वैल्यू 1। सो क्या बचा, रूट ऑफ c स्क्वायर एंड c। देखो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड कितना आ गया c। अगर सपोज करो कि आपको ऐसा बोला हो कि ये वेक्टर c है, इसकी वैल्यू दी है कुछ 8 न्यूटन फोर्स, सपोज करो कि फोर्स है और 8 न्यूटन दी हुई है, तो देखो वापस वो आ जाएगा 8, यहाँ पे आपकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 8। समझ आ रहा है बच्चों लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको भी हम क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके थोड़े बहुत कंफ्यूजन है और भी दूर हो जाएगा। तो हम बेसिकली देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करता है और कुछ भी नहीं। अब हम जो डायरेक्शन फिजिक्स में लेते हैं वो 3 डायरेक्शन लेते हैं, x y एंड z। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप एंड z में हो जाएगा k कैप। अगर मान लो कि भाई कोई वेक्टर इधर है, मतलब माइनस x और y के बीच में है, तो बच्चा इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस i कैप। भाई नेगेटिव ऑफ वेक्टर ये क्या था i कैप, अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो माइनस i कैप। हमने पढ़ रखा है ना, माइनस ऑफ एनी वेक्टर का मतलब उसको एग्जैक्टली पकड़ के 180 डिग्री से घुमा दो। ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, इसका नेगेटिव लेना है तो 180 डिग्री से इसको घुमा दो, ये हो जाएगा माइनस। समझ आ रहा है भाई। पहला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स। भाई फर्स्ट आपको दिया हुआ है
वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस x. वेक्टर ए हैज magnitude 5 units and in direction of plus x. तो बच्चा लोग इसको कैसे दिखाएंगे? एक वेक्टर a है जिसकी मैग्नीट्यूड, भाई हमने क्या देखा था, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. सो मैग्नीट्यूड कितनी है? 5. डायरेक्शन कौन सी है? प्लस x. प्लस x में हम क्या लेते हैं? आई कैप. लो खत्म. आपको सिर्फ वेक्टर को दिखाना है. अरे भाई रिप्रेजेंट द वेक्टर्स है ना, वेक्टर दिखाना है बस, कुछ उसका आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है उसको. सेकंड नंबर बोला है वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 4 एंड डायरेक्शन प्लस z. वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, 4 यूनिट्स, और भाई उसकी डायरेक्शन है प्लस z. तो वेक्टर बी कैसे दिखाएंगे बताइए? चलिए भाई मैग्नीट्यूड और प्लस z है तो ये आ जाएगा k के. z के डायरेक्शन में k के. थर्ड है वेक्टर सी मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन माइनस x. वेक्टर सी मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, चलिए 2, फिलहाल जो मेरे पास नोट्स है उसके हिसाब से 2, एंड डायरेक्शन कितनी दे रखी है? माइनस x. बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड माइनस 2 आई कैप. यस भाई, इस बार माइनस आई कैप लगेगा. माइनस x डायरेक्शन है ना, सो x में i और माइनस है तो माइनस आई कैप. सो ये ओवर हो जाएगा माइनस 2 आई कैप. समझ आ रहा है भाई? देखो स्टूडेंट्स, ये बेटा वेक्टर का दिखा रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है. इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना होगा तो मैं उसको +2 लिखूंगा. मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा भाई, मैग्नीट्यूड तो कितना है देखो 2 है ना. सो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड वेक्टर. वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. समझ आ रहा है बच्चा लोग? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ओके, नेक्स्ट है वेक्टर डी. कौन सा था? नंबर 4. वेक्टर डी है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 3 यूनिट्स और उसकी डायरेक्शन दी हुई है भाई 4 यूनिट्स, सॉरी 3 यूनिट्स इन x डायरेक्शन. भाई देखो इस बार कुछ अलग है. 3 यूनिट्स in plus x and 4 units in minus y direction. भाई इस बार जो वेक्टर है वो x और y दोनों में है, मतलब उसके कंपोनेंट दी है बच्चा. अगर x और y दोनों में, भाई कोई भी वेक्टर एक साथ दो जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. और इसका मतलब है उसके कंपोनेंट्स दिए हुए. सो भाई हम दिखाएंगे कैसे? वेक्टर d इज इक्वल टू 3 यूनिट्स इन प्लस x, तो 3i कैप, 3i कैप. उसके बाद 4 यूनिट्स इन माइनस y, 4 माइनस y के लिए माइनस j, यहाँ पे प्लस लगा दो भले पहले, फिर इसको सिंपलीफाई करो. सो प्लस माइनस माइनस, तो 3i कैप माइनस 4j कैप. अब बच्चा इसका मैग्नीट्यूड पूछा है भाई, रिप्रेजेंट द वेक्टर एंड आल्सो गिव इट्स मैग्नीट्यूड. अगर पूछा हुआ है तो हमने क्या देखा था? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. dx कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के प्लस 4. अरे कुछ भी करो ना, स्क्वायर होने पे तो वैसे माइनस कट होने वाला है. सो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5. सो भाई मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5. ठीक है, पूछा जा सकता है भाई. नेक्स्ट 5th नंबर वेक्टर ई 7 इन प्लस y, 5 इन माइनस z. 7 यूनिट्स
in plus x and 5 units in minus z। चलिए बताइए कैसे होगा ये चीज, बताइए खुद बताइए आप लोग। 7 in plus x, भाई एक गलती करते हो, वेक्टर ई तो बोला ही नहीं आपने। वेक्टर ई इज इक्वल टू 7 प्लस है तो आई कैप, अब डायरेक्टली कर ले भाई, माइनस के कैप आएगा, माइनस जेड है तो माइनस के कैप आएगा, डायरेक्टली कर ले। यस, माइनस 5 के कैप, ये हो गया इसका वेक्टर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 49 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 14 74 रूट ऑफ 74। माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वैसे प्लस ही हो जाने वाला है ना बेटा। ओके 74 का स्क्वायर रूट, चलिए एलसीएम करें फटाफट, 3 जा 6 7 जा 14 आएगा नहीं, बस ये आपका आंसर, ठीक है, ये आ गई आपकी मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है बच्चा लोग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई ये जो तरीका होता है ना वेक्टर का, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहा जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। मतलब जब आप किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप या जेड कैप के साथ दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्रेस द वेक्टर बाय इट्स कार्टेशियन फॉर्म, तो इट इज नथिंग बट द आई कैप, जे कैप, के कैप वाला फॉर्मेट। समझे भाई? कंफ्यूज मत होना, कार्टेशियन इसी को कहते हैं। नहीं, यस, कार्टेशियन फॉर्म इधर तक ही है। अगर बोला है कि आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड तो ही ये करो, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो यहां तक करके आप छोड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, कब वेक्टर, कब मैग्नीट्यूड, कब कंपोनेंट। वेक्टर के तरीके से कब दिखाना है, कार्टेशियन तरीके से कब दिखाना है, मैग्नीट्यूड कब दिखाना है और इसके कंपोनेंट्स कब दिखाने हैं। सर कैसे मालूम पड़ेगा? अलग अलग सिंबल, बहुत सारे सिंबल मिक्स हो गए ना, तो हम एक डायग्राम लेते हैं और उसके लिए सभी चीज वापस एक शॉर्ट समरी में करते हैं। भाई एक ये हम यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर ए, तो ये इसका और ये समझ लो कि ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। ये दिया है आपको एक्स एक्सिस, ये दिया है वाई एक्सिस। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है भाई आप ए एक्स दिखाओ, ए एक्स, फिर बोला गया है ए वाई दिखाओ, फिर वापस बोला गया है ए एक्स दिखाओ, लेकिन इस बार ऊपर एरो कर दिया है, और फिर वापस बोला गया है ए वाई लेकिन ऊपर एरो। बच्चा जब ऊपर एरो नहीं है उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और अगर ऊपर एरो है तो उसका मतलब कि वो वेक्टर पूछ रहा है। वापस सुनो, अगर एरो नहीं है उसका मतलब मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और अगर एरो है तो उसका मतलब वेक्टर बन जाएगा। अब बच्चा लोग हमने यहाँ पे वेक्टर ए नहीं बोला, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन डाल देते हैं वेक्टर ए। सो बच्चा लोग वेक्टर ए इज डिफरेंट एंड ax इज डिफरेंट एंड ay इज डिफरेंट। इसका मतलब होता है वेक्टर इन x डायरेक्शन, वेक्टर इन y डायरेक्शन, और इसका मतलब हो गया कार्टेशियन। याद रखना, अगर आप कभी वेक्टर दिखा रहे हो इसका मतलब आप उसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हो। समझ रहे हो? चलिए आइए ax, भाई ये x डायरेक्शन है तो यहां पे क्या इसका कंपोनेंट बन जाएगा, x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड मतलब उसका कंपोनेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा a cos थीटा। इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा बच्चा, थीटा बन रहा है तो a cos थीटा। y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट a sin थीटा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आप जो कंपोनेंट लेते हो वो मैग्नीट्यूड होता है बच्चा, आप जो कंपोनेंट लेते हो वो मैग्नीट्यूड होता है, cos थीटा sin थीटा। अब हमको बोला है कि भाई वेक्टर बताओ, तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड आता है,
साथ ही साथ वेक्टर भी आता है, डायरेक्शन। भाई ये वेक्टर है, x डायरेक्शन का वेक्टर, तो पहले तो उसकी मैग्नीट्यूड, तो भाई x की मैग्नीट्यूड a cos थीटा और उसकी डायरेक्शन x की डायरेक्शन में हम i कैप लिखते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड y की डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड और फिर इसकी डायरेक्शन। समझ आ रहा है? अब अच्छा ये कार्टेशियन है, तो कार्टेशियन में हम क्या लिख लेंगे, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, दिस प्लस दिस। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, x डायरेक्शन का वेक्टर y डायरेक्शन का वेक्टर, तो ये हो गया पूरा वेक्टर a। और अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, हमने यहाँ पे ax लिखा था, इसका मतलब x एक्सिस का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ay लिखा था मतलब y एक्सिस का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे सिंपली a लिखा है। सिंपली a का मतलब है पूरे वेक्टर a, तो पूरा वेक्टर a ये है। अब उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया, तो अब मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। बच्चा मैंने पहले भी बताया था, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है। ऊपर एरो नहीं है, ऊपर एरो नहीं है मतलब मैग्नीट्यूड, लेकिन ये x के डायरेक्शन में है तो ax, और ये पूरे वेक्टर का है, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने यहाँ पे x और y नहीं लिखा। तो इसका हम कैसे ढूंढते भाई, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। समझ आ रहा है भाई? अभी देखा था ना, अभी 5-7 मिनट पहले वो देखा था, ये चीज वही है, ये वही है ये। बस अब हमने क्या किया है आप देख सकते हो, देखो ये इतने सारे अलग अलग सिंबल यूज हो रहे हैं ना, उस सिंबल को हमें पहचानना है। ये जितने भी अलग अलग सिंबल है इसके मतलब समझना है हमको। एग्जाम में ये सिंबल जैसे है वैसे ही यूज करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एरो मतलब वेक्टर, बिना एरो मतलब मैग्नीट्यूड। x लिख दिया मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर एरो नहीं है तो x का मैग्नीट्यूड, अगर एरो है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। सिमिलरली y के लिए भी। लेकिन अगर सिंपली a है तो सिंपली a का मतलब होता है वेक्टर a। अब देखो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a और इसका मतलब होता है वेक्टर a पूरा। तो वेक्टर a में क्या, वेक्टर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। सो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। समझ आ रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? अब बच्चों यहाँ पे मुझे अगर बोल दिया जाए एंगल ढूंढने के लिए, तो एंगल कैसे ढूंढूंगा, tan थीटा, देखो ये 90 है, सो tan थीटा ऑपोजिट अपॉन दिस। तो भाई ये क्या हो जाएगा, भाई जितना ये है उतना ये हो जाएगा। ये क्या था, a sin थीटा, ये क्या था, a cos थीटा। सो दिस अपॉन दिस, तो मैं कह सकता हूं ay अपॉन ax। याद रखना ay, भाई जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ay। सो थीटा इज ay अपॉन ax। भाई पहले हमने फॉर्मूला देखी थी tan अल्फा, याद है कुछ, वो लेकिन रिजल्टेंट की थी, वो हम अल्फा में देखते थे, जहां पे अल्फा रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल था। यहां पे एक सिंगल वेक्टर है बच्चा, यहाँ पे दो वेक्टर होते थे जिसको हम ऐड कर रहे थे, ये तब का एंगल था, वो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos, वो तब की फॉर्मूला थी जब दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा था। इस समय दो वेक्टर नहीं है, इस समय एक अकेला वेक्टर x एक्सिस के साथ या तो फिर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा उसकी फॉर्मूला है। समझ आ रहा है भाई? तो बच्चा लोग अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव x। आपको कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि पहले दे रखा है आपको वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल पॉजिटिव x की डायरेक्शन में देना है। देखो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं। भाई मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
अगेन 9 प्लस 4 16, ये हो जाएगा 25। सो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमको एंगल फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखो। पहले तो अगर एंगल फाइंड करना है ना तो पहले वेक्टर बनाओ। ये क्या बोल रहा है 3i कैप, i मतलब x, इसका मतलब इधर 3 हो गया। फिर 4j कैप, j मतलब y हो जाता है पॉजिटिव y, सो यहां पे ये हो गया 4। तो बच्चा लोग बस इसके बीच का एंगल बना लो। एंगल ही ढूंढना है ना आपको। आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां कहीं होगा, मतलब आपका वेक्टर जो है एक्चुअली ऐसा होगा, तो ये तो उसका ये दो कंपोनेंट आ गए ना भाई, ये और ये क्या है कंपोनेंट है, तो वेक्टर कहां होता है उसके बीच में कहीं पे। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव x। भाई पहले तो आपको जो गिवन है वो कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है कंपोनेंट्स होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो बच्चों लोग हम जब स्टार्टिंग में कंपोनेंट लेना सीखा था तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कोई वेक्टर होगा x कंपोनेंट y कंपोनेंट। तो इस बार कंपोनेंट दे रखा है भाई, ऐसा समझ लो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कहां से होगा, बीच में से भी होगा ना। पैरेललोग्राम मेथड, टेल से टेल मिलाएंगे तो डायगोनल हमको रिजल्टेंट देगा, वही समझ लो, वही चीज है ये भी। सो भाई हमने अभी भी देखा tan थीटा अगर मुझे ढूंढना है सो क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी a y बाय ax, ये कितना हो जाएगा 4 भाई, ये 4 तो ये भी 4। पैरेललोग्राम याद आया कुछ, अपॉन 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 4/3 आवे तो 4 के सामने वाला एंगल कौन सा होता है 53 डिग्री। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ओके चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए ले लिया, ओके। अब आपको बोला भाई -3√3i कैप वेक्टर c इज इक्वल टू -√3i कैप माइनस j कैप। अरे ये क्या हो गया, √3 मैग्नीट्यूड i कैप डायरेक्शन, इसका तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं। अरे भाई जब कुछ भी नहीं हो तो हम क्या ले लेते हैं 1, इसका मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो ये वेक्टर अगर मैं बनाऊं, ये वेक्टर कैसे बनेगा i लेकिन माइनस, इसका मतलब माइनस x के डायरेक्शन में कितना √3, फिर j लेकिन माइनस, j माइनस कहां होता है नीचे, इसका मतलब इधर 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1। सो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों के बीच में इधर कहीं होगा। ठीक है, आपको चलो मैं पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, वो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसका स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई। माइनस से हमें डरने की जरूरत नहीं है, माइनस डायरेक्शन के लिए लिया जाता है, और वैसे भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाता है। सो -√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, ये आ गया 2। तो आंसर क्या आ गया 2। बच्चा लोग यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना। आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई स्क्वायर रूट करते हो प्लस माइनस लेते हैं, भाई मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बच्चा आपको डायरेक्शन कौन सी बोली हुई है, सॉरी एंगल कौन सा बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्लस x। इसका मतलब आपको ये पूरा एंगल ढूंढना है भाई, पॉजिटिव x तो ये है ना, तो आपको जो एंगल है वो ये पूरा ढूंढना है। तो कितना तो 180 हो गया भाई, यहां से यहां तक कितना हो गया 180। अब मेरे को तो सिर्फ इतना ढूंढना है, तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। चलो सो ये हो जाएगा, अभी इसको मैं थीटा बोल देता हूं, अभी के लिए ये क्या हो गया मेरा थीटा। सो tan थीटा ये 1 तो ये भी 1, सो मैं क्या बोल दूंगा 1/√3 भाई। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही फॉर्मूला होती है। सो 1/√3। अब भाई tan थीटा 1/√3 कब आता है, थीटा मतलब क्या हो गया 30 डिग्री। सो मतलब ये जो एंगल है ये बन गया 30 और ये पहले का पूरा 180। सो टोटल एंगल कितना बन गया
एंगल इज इक्वल टू 30 प्लस 180 210 डिग्री। बच्चों लोग याद रखना एंगल हमको पॉजिटिव एक्स से बोला है, तो एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स से लेंगे। तो इतना पूरा 180 था, हमने कितना एंगल ढूंढ लिया 30, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरा मिल गया। समझ आ रहा है भाई कैसे किया हमने? बच्चा समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके चलो ठीक है बच्चा लोग, आज के लिए हम यहीं पे करते हैं, सॉरी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपका भाई यहाँ पे देखिए रिजोल्यूशन, कार्टेशियन फॉर्म, एंगल क्या बनाएगा, ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब बस 3-4 टॉपिक बाकी है, ऑब्वियसली उसके प्रैक्टिस करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बस थोड़े ही लेक्चर्स में ये चैप्टर भी आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।